हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 111 एंड 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके पहले हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे सेक्शंस को कवर करा हुआ है। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टा प्रोबैंडम के नाम से, आप वहां जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेक्शन 111 एंड 112 है, टॉपिक आता है बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है 101 से और चलता है, ये जाता है 114 तक, जिसमें से हमने 110 तक कवर कर लिया है। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 111 और 112 की। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सेक्शन 111 है ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स अनदर। ओके, जहां पे ये सवाल उठता है कि एज टू द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है दो लोगों के बीच में वो गुड फेथ में हुआ है या नहीं हुआ है, और जहां पे उनमें से एक पार्टी इज स्टैंडिंग टू द अदर इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ओके, तो वहां पे बर्डन जो है वो प्रूव करने का कि वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ था, उसको प्रूव करने का जो बर्डन है वो उस पार्टी के ऊपर होगा हु इज इन एक्टिव कॉन्फिडेंस। ओके, एक्टिव कॉन्फिडेंस का ये मतलब है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल हो। ए और बी है, ठीक है, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर थोड़ी इन्फ्लुएंशियल हो, ये इसको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हो। तो यहां पे ये जो पार्टी होगी वो होगी पार्टी हु इज इन एक्टिव कॉन्फिडेंस, एंड ही विल बी द वन हु हैज द बर्डन टू प्रूव दैट द ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी, दैट इज a transaction that has happened in good faith. Okay, for example, if a client sells his property to his advocate and then brings a suit against him for setting aside the sale on the ground of fraud, then the burden of proving good faith in entering into the transaction is on the advocate because he stands in a position of active confidence towards his client. क्या है यहाँ पे कि A है और B है, ठीक है, A is client and B is advocate। इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, ट्रांजैक्शन हुआ है। अब यहां पे ए ये कह रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये हुआ था ऑन फ्रॉड, ये फ्रॉड प्रैक्टिस किया था बी के द्वारा और फिर ये हमसे कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करा लिया था, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराया गया था। अब यहां पे ये प्रूव करना कि ये ट्रांजैक्शन इज इन गुड फेथ, इसका बर्डन बी के ऊपर आएगा बिकॉज बी is the one who is in the position of active confidence toward his client। क्यों? क्योंकि B जो है वो ऐसी पोजीशन पे था जिसमें वो A के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता था, इसीलिए ये चूंकि थोड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में है ये किसके ऊपर होगा, ये B के ऊपर होगा। ओके, तो सेक्शन 111 क्या कहता है, 111 ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको ये प्रूव करना कि वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुआ है, तो उसका बर्डन होता है उस पार्टी के ऊपर हु इज इन एक्टिव कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द अनदर पर्सन। ओके, अब अगला हम बात करते हैं सेक्शन 112 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम बहुत ही डीप से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड की, कि अगर कोई बच्चा है तो उसका जो लेजिटिमेसी है, ठीक है, कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, ठीक है, उसके प्रिजम्पशन की बात करता है। ये कहता है कि इफ अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन द मदर एंड अ मैन or within 280 days after the dissolution of the marriage, the mother not having remarried, it shall be presumed that the child is legitimate son of that legitimate son or daughter of that man। A and B इनके बीच शादी हो रखी है। अब इस शादी के दौरान कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड इन दोनों का माना जाएगा। और अगर शादी टूट भी गई है, अगर मान लीजिए शादी टूट भी गई है, तो अगर वो विदिन 280 डेज हो जाता है वो बेबी, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग 280 डेज के अंदर हो जाता है, तो देन ऑल्सो ही विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दीज ओनली। ए और बी का ही वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ओके, अब ये जो सेक्शन है ये कहता है कि दिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये अगर 280 दिन के बीच में पैदा हो गया तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो इनका ही बेटा है, या फिर वो शादी के दौरान पैदा हुआ तो भी आप ये प्रूफ, तो भी यही माना जाएगा कि वो उन्हीं का बेटा है, इसके लिए आप रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। आपको आई गेस मीनिंग पता होगा, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ का। अगर नहीं पता है तो हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं इसके ऊपर,
ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये कंक्लूसिव प्रूफ बना देता है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके का डिसप्रूव अलाउ करता है कि अगर पार्टी ये दिखा दे कि उनके पास एक दूसरे को एक्सेस ही नहीं था, उनके पास एक दूसरे का एक्सेस ही नहीं था, वो मिल ही नहीं सकते थे उस समय जिस समय चाइल्ड कंसीव किया गया होगा, तो अगर ये वो दिखा सकते हैं तब आप इसको डिस्प्रूव कर पाओगे, वरना तो ये कंक्लूसिव प्रूफ ही है। अगर वो शादी के दौरान बच्चा पैदा हो जाता है या वो 280 के दिन के भीतर बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसकी चीज को आप मना ही नहीं कर सकते, आप रिवर्ट ही नहीं कर सकते कि वो आपका बेटा नहीं है या फिर वो आपकी बेटी नहीं है। ओके, केवल और केवल एक तरीका है डिस्प्रूव करने का कि आप ये दिखा दो कि यू हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। ओके, तो जो प्रिजम्पशन है यहाँ पे जो रेज हो रहा है उसके लिए कंडीशंस क्या है। पहला, द चाइल्ड शुड हैव बीन बोर्न ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द वैलिड मैरिज, एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए दोनों के बीच में और उसके दौरान वो बेबी हुआ होना चाहिए। ओके, या फिर वो मैरिज खत्म होने के 280 दिन के भीतर होना चाहिए। ओके, मदर नॉट हैविंग रीमैरिड, और उस टाइम पे मदर ने दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए। Secondly, the parties to the marriage should have access at any time when the child could have been begotten. उनको एक दूसरे का एक्सेस होना चाहिए ताकि ये हो सके कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो बच्चा कंसीव हो सकता था उस दौरान पे। ठीक है, नाउ ये जो पीरियड है 280 दिन का जो मेंशन है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ओके, देखिए अब ऐसा क्यों प्रिजम्पशन मान लिया जाता है कि 280 दिन के बाद भी जो है वो आप ही का बेटा होगा, ये क्यों माना जाता है, ये ऐसा प्रिंसिपल क्यों है? देखिए, तो लॉ जो है हमारा कानून वो ये कहता है कि इट डज नॉट वांट द लेजिटिमेसी ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड अंडर एनी शैडो ऑफ डाउट और अनसर्टेनिटी। ये कहता है कि कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड है, अब वो तो पैदा हुआ है, अब उस पैदा होते ही उसकी अगर लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस उठने लगे तो वो उस चाइल्ड के लिए सही नहीं है। तो इस चाइल्ड को सोशल स्टिग्मा से बचाने के लिए, ठीक है, कि उसको ये बोला जाए कि तुम लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हो, इस चीज से बचाने के लिए, ठीक है, क्या करता है कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन बना दिया है ताकि ये हो सके कि समवन मस्ट बी चार्ज with the responsibility and the most expedient choice is the person to whom the mother is married at the time of the birth. Okay, तो क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है कि जो लॉ है वो ये नहीं चाहता कि बच्चा पैदा होते ही उसकी लेजिटिमेसी पे एक क्वेश्चन उठ जाए, और हमेशा जो बच्चा पैदा हुआ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी जाए जिनका वो बेटा है, मतलब माँ और पिता को। ओके, अब अगली बात करते हैं हम एक्सेस टू ईच अदर की। ओके, नाउ the presumption of legitimacy largely depends upon the presumed fact that the parties to a marriage have necessarily access to each other. ये जो प्रिजम्पशन है ये इसी फैक्ट पे डिपेंड है कि अगर ए और बी के बीच में बेबी हुआ है तो ए और बी को एक दूसरे का एक्सेस था, ठीक है, वो एक दूसरे के, उनके पास मौका था कि वे एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा प्रिजम्पशन है, इसी फैक्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस प्रिजम्पशन को जो है ओवरथ्रो करने का अलाउ किया है हमारे बेरेक ने, ये प्रूव करके कि आप ये दिखा दो कि कोई एक्सेस ही नहीं था। ठीक है, प्रिजम्पशन इस चीज पे जब बेस है तो इसी चीज को आप दिखा दो कि ये हो नहीं सकती थी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिजम्पशन जो है वो हम उसको ओवरथ्रो कर पाएंगे। ओके, by proving that there was no access to the husband of his wife around the time when the child could have begotten. ठीक है, लेकिन एक केस था चिलकुरी वेंकटेश्वरलू वर्सेस वेंकट नारायणा, इसमें यह बोला गया था, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट, सिंस द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी इज हाईली फेवर्ड बाय लॉ, it is necessary that the proof of non-access must be clear and satisfactory. In this case, the husband tried to show that he had provided separate residence to his second wife and thereafter never visited her. The wife alleges visits from her husband, and husband being not able to prove his allegation, a child born to the second wife was presumed to be a legitimate child. A है, ए की एक से ज्यादा बेबी थी, तो जो उसकी सेकंड वाइफ थी ये कह रहा है कि इसकी सेकंड वाइफ को इसने एक अलग घर दे दिया था और ये इस घर में कभी विजिट भी नहीं करता था, ये हमेशा अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहता था। अब क्या होता है, इस दौरान शादी हो रखी है, बस शादी में ये विजिट नहीं करते, कोई संबंध नहीं है इनके अकॉर्डिंग टू। अब क्या होता है कि ये जो सेकंड वाइफ है इसको हो जाता है एक चाइल्ड। ठीक है, अब ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि चूंकि अलग रहती थी और मैं इससे मिलने नहीं जाता था तो ये चाइल्ड मेरा नहीं है, आई हैड नो एक्सेस टू हर। बट
कोर्ट का ये कहना था कि जस्ट बिकॉज आपने एक सेपरेट रेजिडेंस दे दिया है और वो अलग रहती है आपके पास, तो इससे अपने आप ये प्रूव नहीं हो जाता है कि आपके पास मौका नहीं था वहां जाने का। आपके पास मौका था, और चूंकि लेजिटिमेसी का प्रिजम्पशन बहुत ही ज्यादा हाईली फेवर किया जाता है बाय लॉ, तो इसीलिए यहां पे कोर्ट ने यही बोला था कि ये जो बेबी है वो ए का ही है और किसी का नहीं। इसको माना गया था कि ही इज अ लेजिटिमेट सन, ही इज अ लेजिटिमेट डॉटर ऑफ ए। ओके, एक और केस था नरेंद्रनाथ पहाड़ी वर्सेस राम गोविंद पहाड़ी। इसमें यह बोला गया था कि इवन द इलनेस ऑफ द हस्बैंड वाज नॉट सफिशिएंट टू डिस्प्लेस द प्रिजम्पशन ऑफ एक्सेस। अगर आप ये बोलो कि नहीं, उस समय जो है हस्बैंड वाज वेरी इल, ही कुड नॉट हैव परफॉर्म दैट एक्ट कि जिससे वो बेबी हो सके, ठीक है। तो अब यहां पे दिया गया था कि एविडेंस कि एट दैट टाइम व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन, हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम कार्बंकल एंड डाइड विद इन 14 days of that, but the court said that unless a disease is totally disabling, any other illness cannot replace this possession। आप ये कहो कि बुखार था या मुझे तबीयत खराब थी इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ये सारी बातें नहीं मानी जाएंगी। ये सारी बातें जो है ये सफिशिएंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि आपके पास एक्सेस नहीं था। अनलेस द डिसीज इज टोटली डिसेबलिंग, मतलब आप पैरालाइज्ड हो गए, मान लो वेस्ट डाउन पैरालिसिस हो गया आपको, तो ये एक तरीका हो सकता है ये बताने का कि आपके पास एक्सेस नहीं था। वरना अदरवाइज कोई और इलनेस से आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि आपके पास एक्सेस नहीं था। एक और केस था बिफोर केरला हाई कोर्ट। यहां पे अ मैरिड वुमेन बिकेम प्रेग्नेंट इवन आफ्टर हर हस्बैंड हैड अंडरगॉन वेसेक्टमी ऑपरेशन। The court held that vasectomy was not sufficient by itself to overthrow the presumption of legitimacy। कोर्ट ने कहा कि केवल और केवल वेसेक्टमी हो गई है, इस कारण ऐसा नहीं होगा कि हम लेजिटिमेसी के प्रिजम्पशन को ओवरथ्रो कर पाए, बिकॉज 100% जो है वेसेक्टमी इफेक्टिव नहीं रहती है। ओके, देयर आर केसेस की वेसेक्टमी होने के बाद भी बेबी हो सकता है, 100% प्रूवन साइंस नहीं है ये, इसीलिए हम प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी को ओवरथ्रो नहीं कर पाएंगे यहां पे। अब बात आती है डीएनए टेस्ट की। क्या डीएनए टेस्ट किया जा सकता है? क्या डीएनए टेस्ट अलाउ हो सकता है? तो देखिए, एक केस था नंदलाल वासुदेव बाडविक वर्सेस लता नंदलाल बाडविक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को इनैक्ट किया गया था, तो उस समय मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट्स लाइक डीएनए एंड आरएनए वर नॉट इवन इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो लेजिस्लेचर ने इनके बारे में सोचा भी नहीं था 112 ऑफ एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करते समय, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ अ जेन्युइन डीएनए टेस्ट इज सेड टू बी साइंटिफिकली एक्यूरेट। लेकिन अब जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग तो जो डीएनए टेस्ट होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। लेकिन कोर्ट का यह मानना है कि इवन दैट इज नॉट इनफ टू एस्केप द कंक्लूसिवनेस ऑफ सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वर लिविंग टुगेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन, but the DNA test revealed that the child was not born to the husband, the conclusiveness in law would remain irrefutable। कहने का ये मतलब है कि A और B की शादी हुई, B was wife और B को कोई चाइल्ड होता है। अब DNA टेस्ट में ये पता लगता है कि ये चाइल्ड A का नहीं है, still under section 112 he would be considered as a legitimate son of A। just because डीएनए टेस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि इसका बेटा नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि जो कंक्लूसिवनेस है 112 की वो ओवरथ्रो हो रही है। क्यों नहीं ओवरथ्रो हो रही है? हम वापस जाएंगे उस प्रिंसिपल में जो कि कहता है कि लॉ डज नॉट वांट कि जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो उसका जो लेजिटिमेसी का जो स्टेटस है वो क्वेश्चन में आए। लॉ कभी ये नहीं चाहेगा कि एक न्यू बॉर्न बेबी जिसकी कोई गलती भी नहीं है वो बिना बात के उसका जो लेजिटिमेट स्टेटस है, लेजिटिमेसी का स्टेटस है, वो क्वेश्चन में आ जाए और वो सोशल स्टिग्मा से गुजरे। ओके, दिस में लुक हार्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा कठिन बात आपको लगेगी, who would be compelled to bear the fatherhood of a child which he may not be a parent of, but even in such a case the law leans in the favor of the innocent child from being illegitimate if his mother and her spouse were living together during the time of conception। अगर वो उस समय शादीशुदा हैं, ठीक है, और अगर वो 280 के दिन के भीतर भी हैं, तो स्टिल जो है वो उसी का बेबी माना जाएगा, उसी पर्सन का बेबी माना जाएगा जिससे वो मदर जो है मैरिड थी। ओके,
तो आज हमने जो है सेक्शन 111 और 112 को देखा है। 112 के हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर भी किया है। एक 111 ए भी एक सेक्शन है, ठीक है, बीच में इनके, वो इतना कोई सच इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे सेक्शन 113 एंड 114 की, और उसी के साथ हमारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ये ऐप, हमारी ये एक ऐप है लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी, आप इसको एक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट केसेस का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।